नमस्कार देशभक्तों, वेलकम टू नट्स एक्सप्लेन्ड। सो इफ यू आर फॉलोइंग आवर चैनल तो आप लोगों को पता ही होगा कि ब्रिटिश इम्पैक्ट ऑन इंडिया पर हम लोग ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। दिस इज द थर्ड एंड द फाइनल पार्ट। नट्स एक्सप्लेन्ड। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेक फमाइन्स दैट वर क्रिएटेड बाय ब्रिटिश एंड द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी के बारे में। लेकिन उससे पहले लेट्स डू अ क्विक सम अप ऑफ द प्रीवियस वीडियोस। So when the British came to India, they were basically having the idea about our culture, our scriptures and most evidently our wealth. तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो इंडिया काफी रिच कंट्री था। इंडिया पूरे वर्ल्ड में 24% जीडीपी होल्डर था। तो सबसे पहले उनका वार था हमारे स्क्रिप्चर्स और हमारे कल्चर पर। अब लॉर्ड जीसस और तुम्हारा उस कृष्णा में फर्क देखो। क्या हमारा जीसस कृष्णा की तरह गोपियों के साथ नाचा? अगर नहीं थे तो उन्हें मारा क्यों गया? ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके साथ साथ जितने भी रोमन कैथोलिक मिशनरी थे, उन्होंने मिलकर एलिट क्लास को अपना सबसे पहला निशाना बनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि पढ़े लिखे लोग जो समाज में मौजूद हैं वो काफी ज्यादा ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ से प्रभावित हैं। उनको ही अपने काम में लाना सबसे ज्यादा आसान होगा, उन्हें कन्वर्ट करना भी बहुत इजी है। ब्रिटिशर्स को कुछ एलिट क्लास के लोगों का सपोर्ट मिल गया तो उन्होंने हमारे इंडियन रिलीजन और हमारे कल्चर को बदनाम करना शुरू कर दिया। जो भी बचे कुचे गुरुकुल थे उनको कुछ इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स की मदद से बंद करवा दिया। लोगों के दिल में ये आइडिया बिठा दिया कि वेस्टर्न एजुकेशन ही एकमात्र उपाय है सिविलाइज्ड होने का। हमारे स्क्रिप्चर्स को पहले जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, फिर उसको फ्रेंच में ट्रांसलेट किया गया और अल्टीमेटली इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। और इतने ट्रांसलेशंस के बाद हमारे स्क्रिप्चर्स का जो एक्चुअल मीनिंग था वही ऑल्टर कर दिया गया। और इसी मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से हमारे समाज में बहुत सारे कुसंस्कार शुरू हो गए। लेकिन उन कुसंस्कारों के असली जड़ थे इस्लामिक इन्वेडर्स और ब्रिटिशर्स के द्वारा की गई मनुस्मृति की मिस ट्रांसलेशंस। लेकिन ब्रिटिशर्स ने हमारे ग्रंथों को ही रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया सारे प्रॉब्लम्स के लिए, और ये भी कहा कि हमारा रिलीजन, हमारे तौर तरीके और हम लोग खुद अनसिविलाइज्ड हैं। और हम इंडियंस भी हमारे पुराने संस्कृति को पूरी तरह से भूल गए। ना हमें संस्कृत पढ़ना आता था और ना समझना, तो जो हमें समझाया गया हम वो समझते चले गए। एक मेजर प्रॉब्लम ये थी कि मुगल शासन के दौरान हम लोगों पर इतना दबाव रहता था कि जब ब्रिटिश लोग यहाँ पे आए तो हमें लगा कि वो काफी लिबरेटिंग है। हमें यही लग रहा था कि यही है जो हमें सारी फ्रीडम दे सकते हैं, और इसी सोच का फायदा उठाया इन ब्रिटिशर्स ने। अभी भी बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि बंगाल में सबसे ज्यादा सती प्रथा प्रैक्टिस की जाती थी। तो मेरा ये पॉइंट है कि अगर सारी औरतों को जला दिया जाता था तो उस वक्त कोई विधवा बचनी ही नहीं चाहिए। तो अगर कोई विधवा बचेगी ही नहीं तो फिर ये विडो रिमैरेज का चक्कर किस बात का है, ये कहाँ से आया फिर? और अगर इतने ज्यादा तादाद में औरतों को जला दिया जाता था तो आपको नहीं लगता कि हमारे बंगाल की पॉपुलेशन में काफी ज्यादा इफेक्ट होता? अभी भी लोगों के मन में संशय है कि राजा राममोहन रॉय क्रिश्चियन थे या फिर हिंदू। कोई ये भी कह रहा था कि हिंदुइज्म में दफनाने का ऑप्शन है, दफनाया जा सकता है, लेकिन उनके हेडस्टोन पर एक ओम लिखा हुआ होता है। लेकिन ऐसा क्या आपको इस पिक्चर में दिख रहा है? गौर से एक बार और देख लीजिए। मेन बात ये है कि आप लोग हमारी बातों पर मत जाइए। खुद उनके द्वारा लिखे गए जो बुक्स हैं, जैसे कि द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, द इंग्लिश वर्क्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय, आप ये सारे बुक्स देख सकते हैं कि उनमें क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। और उन्होंने कोलकाता में एक यूनिटरी चर्च भी एस्टैब्लिश की थी। तो आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए फॉर योरसेल्फ कि वो एक्चुअली में किस रिलीजन को फॉलो करते थे। और राजा राम मोहन रॉय को ये भी पता था कि सारे बंगालियों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना काफी चैलेंजिंग हो सकता है, इसीलिए उन्हें ब्राह्मण समाज का फॉर्मेशन किया, और जिसका सिंबल कुछ ऐसा दिखता है। सिंबल से पता चल जाता है कि ये कितनी बड़ी खिचड़ी है, और यहाँ पर आप ओम, क्रॉस, चांद, तारे सब कुछ एक साथ देख सकते हैं। Now let's come to the final 2 points with which the British impact on India series will conclude. सबसे पहला तो है fake famines. India witnessed a lot of famines during the British Raj, और इन famines के पीछे सबसे बड़ा हाथ था विंस्टन चर्चिल का। भारत में सबसे पहली भूखमरी हुई थी 1770 में, उसके बाद 1783, 1866, 1873, 1892, 1897 and last but not least
1943 से 44 तक भी भारत में भयानक भूखमरी हुई थी। वैसे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं जो हिटलर के द्वारा ज्यूज लोगों के मारे जाने को सबसे बड़ा खतरनाक जेनोसाइड कहते हैं, लेकिन कोई भी भारत में हुए इन प्री प्लान्ड फमाइन्स के बारे में बात नहीं करता। मेरे ख्याल से तो ये भी जेनोसाइड ही है। लोग बात इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे कल्प्रिट जो है वो है ब्रिटिश। रीजंस फॉर फमाइन: जब यहाँ पे मुगलों का शासन था तब हर मजदूर को अपनी कमाई से 10 से 15% देने पड़ते थे हार्वेस्टिंग के लिए। उन पैसों को जब जरूरत पड़ती थी तब एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता था। अगर कभी कम बारिश होने की वजह से फसल नहीं होती थी तो इन पैसों को ही एज अ बैकअप प्लान यूज किया जाता था। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी टुक ओवर द टास्क ऑफ कलेक्टिंग द ट्रिब्यूट्स फ्रॉम द देन मुगल एम्परर शाह आलम II। भारत के लोगों को तो पता ही नहीं चला कि ब्रिटिशर्स ने कब उनके टैक्सेस को हड़प लिया। मुगल जो थे उन्हें यहीं पे रहकर यहाँ पे शासन करना था, इसीलिए वो थोड़ा बहुत खेती बाड़ी के बारे में सोच लिया करते थे। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनका एक ही मात्र उद्देश्य था कि कैसे इंडिया से सारी वेल्थ को हड़प लिया जाए और उस वेल्थ को यूरोपियन सोल्जर्स के लिए खर्च किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पर भूखमरी हो या ना हो उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं की और उल्टा उन्होंने जो 10 से 15% पहले टैक्स लिया जाता था उसको बढ़ाकर 50% कर दिया। और लोगों को अभी तक लग रहा था कि शाह आलम II को ही ये लोग टैक्स पे कर रहे हैं। इस हाथ बदल के बाद पहला प्रॉब्लम क्रिएट हुआ 1768 में जब बारिश कम हुई और क्रॉप्स नहीं हुए। भारत में स्पेशली वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड इन सब इलाकों में सूखा पड़ गया। सबसे ज्यादा इफेक्टेड था बंगाल की मुर्शिदाबाद और बीरभूम इलाकों से लोग यही सोचकर निकल रहे थे कि उनको कहीं और शायद कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन सबका एक ही अंत हो रहा था, वो था स्टार्वेशन। 1771 में डेथ्स होने शुरू हो गए और 1773 तक 10 मिलियन लोग मर चुके थे। बंगाल का 1/3 पॉपुलेशन वाइप्ड आउट हो चुका था। लेकिन 1770 का जो भूखमरी था वो बस एक शुरुआत थी। उसके बाद ये भूखमरी बार बार आते रहे। जो लोग 1773 में बच गए ये मत सोचिएगा कि उनके लिए अच्छा वक्त था। जब फार्मर्स कम हो गए तो जो बचे कुचे फार्मर्स थे उनको और भी ज्यादा परसेंटेज ऑफ टैक्स भरना पड़ रहा था। उनसे इंडिगो, पॉपी सीड्स इन सब चीजों के कल्टीवेशन कराए जा रहे थे क्योंकि इन सब फसलों का दाम इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा था। बंगाल में नेचुरली ग्रो होने वाली राइस को कल्टीवेट करने से रोक दिया गया, तो खाने के पदार्थ दिन ब दिन कम होते जा रहे थे और ज्यादा से ज्यादा लोग मर रहे थे। पर इससे ब्रिटिश सरकार या फिर ब्रिटिश ट्रेजरी में कोई भी प्रॉब्लम या नुकसान नहीं हुआ। जब विंस्टन चर्चिल से सवाल पूछा गया कि इंडिया में उनके अंडर ऐसी घटना क्यों हो रही है तो उनका बस एक ही आंसर था, फमाइन और नो फमाइन, इंडियंस विल ब्रीड लाइक रैबिट्स। मतलब शायद वो यही कहना चाहते थे कि उनको खाना मिले या ना मिले बच्चे पैदा वो करते ही रहेंगे और इसके वजह से पॉपुलेशन में भी कोई कमी नहीं होगी और हमें मजदूरों की भी कोई कमी फील नहीं होगी। विंस्टन चर्चिल की एक और लाइन भी मेंशन करना चाहूंगी, आई हेट इंडियंस, दे आर बीस्टली पीपल विद अ बीस्टी रिलीजन, द फमाइन वाज देयर ओन फॉल्ट फॉर ब्रीडिंग लाइक रैबिट्स। मतलब जो भूखमरी हो रही थी उसके लिए भी वो हम लोगों को ही दोषी ठहरा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी वियर्ड बात ये है कि बहुत लोग हैं जो अभी भी सोचते हैं कि थैंक गॉड ब्रिटिश यहाँ पे आए थे इसीलिए हम थोड़ा डेवलप हो पाए हैं। ब्रिटिशर्स ने जो ट्रेन बनाए थे उसको बनाने के पैसे भी उन्होंने हमारे टैक्स से ही वसूल किए और उसी ट्रेन में भर भर के इंडिया से सारे रिचेस वो ले गए। मतलब इन सिंपल वर्ड्स हम लोग उनको पैसा दे रहे थे ताकि वो इंडिया से और भी ज्यादा पैसे लेकर निकल सके। इसे कहते हैं ब्रिटिशर्स की बुद्धि। ब्रिटिशर्स के द्वारा एक और श्राप है INC। शायद आप लोगों को पता ही होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड बाय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और इस पार्टी को इसीलिए फॉर्म किया गया था ताकि
1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो फिर से दोबारा रिपीट ना हो सके। मतलब दिस पार्टी वाज वर्किंग विद द ब्रिटिश एंड अगेंस्ट द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन समय बदला और उसी के साथ आईएनसी ने अपने इरादे बदल दिए और इंडिया को इंडिपेंडेंस की तरफ ले गई। लेकिन इसके पीछे भी एक परिवार का बहुत बड़ा हाथ था। इस परिवार ने सोचा कि इंडिया उनके बाप की जागीर है और इसे हम भाई भाई में बांट लेते हैं। जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को आना चाहिए था वहाँ पर एक अति महापुरुष आ गए। इंडिया और पाकिस्तान के बीच हमेशा के लिए एक इटर्नल वॉर छिड़ गई और उसके बाद क्या क्या हुआ वो तो आप लोगों को पता ही होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।